मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं आज से यूपीएससी का जीएस पेपर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। जीएस पेपर 2 पॉलिटी के नोट्स हैं। तो मैं आज से जीएस पेपर 2 पॉलिटी जो मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैं जो जीएस पेपर 2 में जो सारा यूनिट है 1 से लेकर 16 तक, और उसके बाद जो आईआर का है वो बाद में देखेंगे। 1 से लेकर 16वीं यूनिट तक गवर्नेंस और सामाजिक सोशल जस्टिस और पॉलिटी तीनों का कवर करेंगे। तो मेरा वीडियो 15-20 मिनट का होने वाला है। 20 मिनट का वीडियो आएगा। एक एक टॉपिक हम रोज़ कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी देखेंगे लिखने के। और ये नोट्स बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। जिसमें एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक का समरी है, सारांश। ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो देखकर आपने ये नोट्स बना लिए, आपके लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहली यूनिट है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार और संवैधानिक विकास। ये आप यहाँ से पहली यूनिट देख सकते हैं। पहली यूनिट है, यहाँ से शुरू होती है। आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो पहली यूनिट में ये पहली भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार पर संवैधानिक विकास। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आया यहाँ से। भारतीय संविधान अधिनियम 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 ये परिसंघीय संविधान निर्धारित करता है। चर्चा कीजिए। ये 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। संवैधानिक विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1773 का रेगुलेट एक्ट। 1773 का रेगुलेट एक्ट पहली बार मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों के नियंत्रण पर अधिकार दिया गया। मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रशासक मंडल गठित किए गए, जिसमें गवर्नर जनरल, परिषद, नागरिक एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित निर्णय बहुमत के आधार पर लिए गए थे तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा उठाया जा सकता था। जो 1773 का रेगुलेट एक्ट है, तो इसके माध्यम से ये कंपनी के अधिकार देने की बात की गई। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। कंपनी के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यहाँ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। चलिए अब यहाँ से आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसे प्रांतीय 1774 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें द्वैध शासन की अनौपचारिक रूप से शुरुआत हुई, पर ये यहाँ सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। तो वैसे शुरुआत 1784 से मानी जाती है, पर ये सफल नहीं हो पाया पूरी तरह से। तो चलिए 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, इसमें कंपनी के वाणिज्य एवं कार्यों को पृथक कर दिया गया। इसमें निर्देशक मंडल और वाणिज्य कार्य। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इसमें कंपनी के वाणिज्य एवं राजकीय कार्यों को पृथक कर दिया गया और प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया गया। निर्देशक मंडल को वाणिज्य कार्य दिए गए, जबकि राजनीतिक भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ये जो पूरे नोट्स है ना, लक्ष्मीकांत का सेम टू सेम सारांश। अगर आपने ये कर लिया तो मैं जानता हूँ आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा मिला लीजिए, लक्ष्मीकांत से मिलता जुलता मिलेगा पूरा नोट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। चलिए, भारत में कंपनी अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश दिया गया। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया।
1784 के एक्ट के माध्यम से कंपनी पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। 1793 का चार्टर एक्ट, कंपनी के जो वाणिज्य कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी एक अधिकार दे दिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए। फिर उसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट, भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनियों के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। सिर्फ चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को सुरक्षित रखा गया। यहाँ कंपनी सिर्फ चाय के व्यापार को एक अधिकार रख सकती है, वो भी चीन के साथ। इसमें भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई। जो 1813 का एक्ट है, 1813 का एक्ट है, इसके माध्यम से कंपनी को ये मिला और भारतीय मिशनरियों को भारत में और शिक्षा पर 1 लाख रुपए। सभी अंग्रेज अधिकारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी। कंपनियों को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अब आए हम 1833 का चार्टर एक्ट, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भी एक अधिकार था कंपनी का, वो भी समाप्त कर दिया और भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध कराने के उद्देश्य से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस एक्ट के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में योग्यता को महत्व दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी 20 वर्षों तक और शासन कर सकती है। किंतु निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। जो 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अब भारतीय प्रदेशों का जो प्रशासन है ब्रिटिश सम्राट के नाम पर किया जाए। फिर उसके बाद आ गया 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका की संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। चलिए, भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त था। अब नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा से होने लगी। भारत के प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए 1858 का एक्ट, भारत पर प्रशासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल ऑफ निर्देशक के जो अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। भारत राज्य सचिव 15 सदस्यीय परिषद का भारत परिषद का गठन किया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय कहा जाने लगा, जो ताज प्रतिनिधि था। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबंध मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के से ये प्रावधान किया गया कि अब जो भारत के सचिव हैं वो गवर्नर जनरल की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगे। भारत राज्य सचिव का निगम निकाय घोषित किया गया। उसके बाद आया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया और इसके तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य के रूप में विधिवेता की नियुक्ति की गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा नए प्रांतों की स्थापना एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। जो वायसराय को अध्यादेश की जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई और नए प्रांतों की स्थापना एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था।
वायसराय को विधान परिषद के द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो पावर का उपयोग कर सकता था। अब आगे उसके बाद 1892 का भारत परिषद एक्ट। इसके माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया गया। चुनाव की पद्धति की शुरुआत हुई 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। उसके बाद आ जाएगा, इसमें आगे भी है, इसके माध्यम से भारतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन प्रांतीय विधान परिषद तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से किया गया। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। जो बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो अधिकार दिया गया था। सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और ना ही विमर्शित प्रश्न के उत्तर दे सकते थे। इसके बाद आया 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले भारत सचिव थे जबकि मिंटो भारत के वायसराय थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत रखा गया, किंतु प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई। इस एक्ट के तहत भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। जो 1919 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें पृथक निर्वाचन के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई और प्रथम बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने की अनुमति मिली। इसमें व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि हुई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने और उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने और उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। संसदीय प्रणाली तो दी गई पर उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। उसके बाद 1919 का भारत शासन एक्ट, इसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इस एक्ट में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का उपयोग किया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में 8 में से 3 भारतीय सदस्य थे। केंद्र में 2 सदनी व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय परिषद था। जो 1919 का ये अधिनियम है, इसके माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तो की गई, पर वो यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। वो बस सिर्फ एक व्यवस्था बनकर रह गई थी कागजों में, जो व्यवहारिक तौर पर उसको लागू नहीं किया गया। जो पहली बार की गई 1784 के एक्ट में की गई, वो औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी पर वो पूरी तरह विफल रही। और यहाँ केंद्र में कागजों में तो हुई पर वो पूरी तरह से व्यवहारों में नहीं हो पाई, ये भी विफल साबित हुई 1919 के शासन एक्ट में। उसके बाद आइए, विधानसभा के नाम से किया जाता था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और स्थानांतरित। इस एक्ट के द्वारा सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन एवं ईसाइयों को पृथक निर्वाचन दिया गया, जिसमें जो आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय ना, जिसमें स्थानांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, कृषि ऐसे पद रखे गए। आरक्षित में जल विभाग रख दिया और जो और भी कुछ ऐसे भी कुछ विषय थे जो केंद्र को दे दिए। ये मतलब ये को जो विषयों का बंटवारा किया गया ना, एक वैज्ञानिक तरीक़ों से नहीं किया गया, जिसमें क्या हमेशा मतभेद, लोगों के बीच में मतभेद रहे। केंद्र राज्य पर डिपेंड था, राज्य केंद्र पर, तो उसमें मतभेद। ये भी आरक्षित और स्थानांतरित विषय पूरी तरह सही सुरक्षित नहीं थे, एक वैज्ञानिक ढंग से नहीं इनका बंटवारा हुआ था। इस एक्ट के द्वारा सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन एवं ईसाई पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू करते हुए
मताधिकार को 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, जिसके लिए आयोग 1926। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था, जो कि 10 वर्ष के उपरांत भारत की शासन प्रणाली के अध्ययन करेगा। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। और उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और इसमें ब्रिटिश भारत के जो प्रांत देशी रजवाड़े भी शामिल थे। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित की गई। इसके द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। अब प्रांत इस पर विधि बना सकते हैं। गवर्नर जनरल सभी कार्य को मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार को विषयों को 3 सूची में, संघ सूची, राज्य सूची, सामर्थ्य सूची में बांट दिया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। RBI का प्रावधान किया गया। संघीय लोक सेवा का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला। भारतीय संविधान के स्रोतों में भारत शासन एक्ट 1935 भी है। इसमें निम्न को लिया गया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किन किन विषयों को लिया गया है: संघ व्यवस्था, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान। उसके बाद आया भारत शासन एक्ट 1947। भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त हुआ। 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया गया। भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए। तो यहाँ तक हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया है। अगला वीडियो हमारा जो आएगा दूसरा टॉपिक का आएगा। इसी प्रकार हम एक एक टॉपिक का वीडियो रोज़ बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। ये मेरी आपसे प्रतिबद्धता है कि मैं अपना जो मेरा लेक्चर है मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। अगला लेक्चर हमारा ये होने वाला है कि भारतीय संविधान की विशेषता, जो यूनिट 1 में ही है। चलेगा, तो चलिए अब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें और अपना रिस्पॉन्स दें। कैसा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी पढ़ाया नहीं तो कोशिश कर रहा हूँ कि बोलने का थोड़ा और अच्छा प्रयास करूँ पढ़ाने का। पर पहली बार तो सबको हिचकिचाहट होती है, तो पहली बार ही धीरे धीरे जो लोग करते हैं वही कामयाब बनते हैं। चलो, आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।